हेलो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था सैलरी किस तरीके से करनी है। इस तरीके मैंने आपको पूरा फॉर्मेट दिखाया था। हमने फॉर्मेट में जानने की कोशिश करी थी बेसिक सैलरी किसे कहते हैं, डीए किसे कहते हैं, डियरनेस अलाउंसेस किसे कहते हैं, कमीशन किसे कहते हैं, बोनस किसे कहते हैं। अब हमारा अगला मुद्दा होगा अलाउंसेस पर। अलाउंसेस पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ मिससेलेनियस इशू बताना चाहूँगा सैलरी से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे, फिर अलाउंसेस और फिर परक्यूजिट और रिटायरमेंट बेनिफिट पे तब आएंगे। पहले हम कुछ जान लें। मिससेलेनियस इशू में सबसे पहली जो इशू है हमारा यह है, मिससेलेनियस इशू दो तरीके के हैं, मतलब दो तरीके की बात तुम्हारे सामने क्वेश्चन के अंदर आ सकती है। एक तो आ सकती है फोर गोइंग ऑफ सैलरी, ठीक है, एक होती है सरेंडर ऑफ सैलरी। इन दोनों में अंतर क्या होता है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, फोर गोइंग ऑफ सैलरी वो है जो सैलरी ड्यू हो चुकी है, ठीक है, और सब्सिक्वेंटली द एम्प्लॉय वेव हीज राइट टू रिसीव द सैलरी, और एम्प्लॉय अपना राइट छोड़ रहा है, वेव कर रहा है इसे रिसीव करने का, यानी वो अपनी मर्जी से क्या कर रहा है, इस सैलरी को नहीं लेना चाह रहा। ठीक है, फोरगोन में क्या है, वो अपनी सैलरी उसकी ड्यू हो चुकी है यानी उसे मिलनी बाकी है, वो उस सैलरी को लेना नहीं चाहता, तो सच सैलरी विल आल्सो बी टैक्सेबल। ठीक है, ये वाली सैलरी हमारी टैक्सेबल होगी, चाहे वो बंदा सैलरी ले या ना ले, टैक्स देना पड़ेगा ही। ठीक है, सच वीवर इज कंसिडर एज एप्लीकेशंस एन एप्लीकेंट्स, ये एक लॉ के मुताबिक बात बताई जा रही है। ठीक है, दूसरी मुद्दे बातें हम सरेंडर ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी क्या है, ये फेवर में होता है सीजी के, सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में। अगर जो मैं अपनी सैलरी को एज पर रिलीवेंट लॉ के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बना रखा है उसे छोड़ रहा हूँ, तो सैलरी इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना। याद करने वाली बात यह है कि दो चीज़ें, फोरगोन ऑफ सैलरी, एक है सरेंडर ऑफ सैलरी। फोरगोन ऑफ सैलरी में हमें टैक्स देना पड़ेगा, सरेंडर ऑफ सैलरी में टैक्स नहीं देना होता, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा रिलीवेंट लॉ के द्वारा हम अपनी सैलरी को छोड़ते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं? नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, हमने जानने की कोशिश करी है फॉर्मेट को। फॉर्मेट हमारा क्या था, इस तरीके से था। ठीक है, हम जब भी कभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम अंडर द हेड सैलरी फॉर द मिस्टर ए बी सी, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता, फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18। ठीक है, जो भी असेसमेंट ईयर होगा वो आप डाल सकते हो या प्रीवियस ईयर भी यहाँ पर लिख सकते हो। फिर हमने इसमें यहाँ पे देखा सैलरी के क्वेश्चन में आपको बेसिक सैलरी मिलेगी, फिर डीए मिलेगा, कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, अलाउंसेस, परक्यूजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, जिसमें हम अभी तक रिवीजन कर चुके हैं बेसिक सैलरी का, डीए का, कमीशन का, बोनस का, अलाउंसेस का, परक्यूजिट का। कुछ मिससेलेनियस इशू मैं आपको और बता रहा हूँ। मिससेलेनियस इशू के अंदर मैंने आपको जब सैलरी स्टार्ट किया गया था, मैंने बताया था कि आपको कि हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक चार्जिंग सेक्शन पढ़ना होता है। सैलरी का बेसिक चार्जिंग सेक्शन 15 है। इसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि भाई कौन से चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में किस तरीके का टैक्स लगेगा, कौन सी चीज़ इस चैप्टर से बाहर है, कौन बंदे को, मतलब इस चैप्टर किन बंदों पे अप्लाई हो रहा है, ये सब इसके अंदर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं जैसे जैसे ये आपको मैंने ये पढ़ाया था, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस या रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको कि हिंदी में ये वाली चीज़ ना पढ़ें अभी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये अभी ना पढ़ें। तो मैंने बताया सैलरी इज टैक्सेबल होगी या तो ड्यू बेसिस पे या रिसिप्ट बेसिस पे, विच एवर इज अर्लियर। तो इसका प्रैक्टिकली मैं आपको इसको बताना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था कि मैं एक एक पॉइंट आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सेक्शन 12 के अंदर ये वाली बात लिखी है, सैलरी ड्यू या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर फिर टैक्सेबल हो जाएगी, यानी या तो आदमी ड्यू कर ले या रिसिप्ट कर ले। ड्यू क्या होती है, रिसिप्ट क्या होती है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, एक कंपनी है वो क्या करती है, मंथली सैलरी विल बी बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ पेड ऑन द 5th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब ये कह रहा है कि कंपनी में कर जो कोई बंदा काम करता है, सपोज करो मैंने 1 अप्रैल ले लिया, ये पूरा मंथ है अप्रैल का, और मैंने पूरे महीने काम करा, करता 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 मैं 30 अप्रैल पे आ गया, तो कंपनी क्या करती है, ड्यू करती है, सैलरी कहती है कि हाँ भाई तुम्हारी ड्यू चढ़ गई, यानी चढ़ गई हमारे ऊपर। 30 तारीख को कहती है तुम्हारी सैलरी बनती है इतनी, पर मिलेगी अगले महीने के 5 दिन बाद, यानी 5th ऑफ नेक्स्ट का मतलब 5 दिन बाद, तो इसे कहेंगे रिसिप्ट। और जोन ये जो है इसे कहेंगे ड्यू, ये जो बनती है। यही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, कंपनी मंथली सैलरी विल बी बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ पेड ऑन 5th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब मैंने आपको बताया कि सैलरी क्या ड्यू या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर पर टैक्सेबल हो जाती है।
अब ये कब टैक्सेबल होगी, अब मैं आपको बता दूं इसमें किस तरीके से हमारा चलेगा। अब मैं ये बता रहा हूँ, जैसे कि ये है तुम्हारी अप्रैल का महीना, तो अप्रैल के महीने में यहीं पे ही टैक्स देना होगा क्योंकि ड्यू हो चुके हैं। मैंने बताया था विच एवर इज़ अर्लियर, ड्यू या रिसिप्ट विच एवर इज़ अर्लियर। तो ड्यू कब हो गई, 30 में हो जाएगी, पूरा महीना जो मैं ऐसी 12 महीने 30 में अप्रैल के बाद मार्च आएगा, मार्च अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इस तरीके से पूरे महीने, इस तरीके से टोटल महीने गिनूंगा तो टोटल 12 मंथ आ जाएंगे और 12 मंथ की सैलरी हमारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें जानने की कोशिश करते हैं। और मंथली, एक कंपनी क्या कर रही है, मंथली सैलरी विल बी बिकम ड्यू ऑन द 5th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड पे ऑन द 10th ऑफ द डेट मंथ। ये कह रहा है कोई बंदे ने पूरे महीने ऐसे काम करा, अप्रैल में काम करता रहा, 30 अप्रैल आ गई, उसने कंपनी ने ना तो अभी तक ड्यू करी है ना ही रिसिप्ट करी है, हमने रिसिप्ट करी है। तो कंपनी क्या कर रही है, हम अगले महीने के, यानी ये अप्रैल है, तो हमने, कंपनी ने कहा कि ये अप्रैल के 5 दिन बाद तो ड्यू हो गई और 5 दिन बाद हमें रिसिप्ट यानी हमें मिलेगी, कंपनी हमें पेड करेगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो अप्रैल की कब मिलेगी हमारी, मई में, मई की मिलेगी, जून में, जून की, जुलाई में, इस तरीके से हम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो मार्च में, इससे पहले की बात जो कहूँ मैं, मार्च की सैलरी कब हमें ड्यू हुई होगी, अप्रैल में, और अप्रैल में ही हमें रिसिप्ट हुई होगी। तो हम इस तरीके से हम वो लगाएं अपने पूरे महीने, तो तब भी 12 मंथ ही बैठेंगे हमारे। ठीक है, क्योंकि मार्च की कहाँ पर आ गई, अप्रैल में, तो अप्रैल से लगाऊँ मैं 31 मार्च तक, तो हमारी कब बैठेगी, कितने महीने बैठेंगे, 12 महीने ही बैठेंगे। तो ये मसला था, यानी विच एवर इज़ अर्लियर, इस ड्यू या रिसिप्ट विच एवर इज़ अर्लियर का मतलब आपकी समझ में आ गया, मैं ये मान के चल रहा हूँ। जी समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे ये नोट्स आप आराम से ताड़ लीजिएगा, ये आपको काफ़ी मदद देंगे आपको रिवीजन करने में। मैंने आपको ये पहला पॉइंट क्लियर किया है कि सैलरी इज़ द टैक्सेबल ऑन द ड्यू बेसिस या रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज़ अर्लियर। अब आगे वाली बात आप पढ़ सकते हो, आपको कंपनी ने कुछ बताया नहीं कि हम ड्यू कब कर रहे हैं या रिसिप्ट कब करा रहे हैं, यानी पेड कब कर रहे हैं एम्प्लॉई को। तो आप क्या करोगे, अगर कुछ ना कहे तो 31 तारीख मान लो कि 31 तारीख को ड्यू और रिसीव दोनों हो गई हैं। अगर ड्यू हो गई तो रिसीव बेसिस पे नहीं लेनी, और रिसीव होगी तो ड्यू बेसिस पे नहीं लेनी, ये वाली बात यहाँ पे लिख दी गई है। तो ये वाला पॉइंट मेरी तरफ से कंप्लीट है। ऐसे ही मैं अगला पॉइंट आपको बताऊंगा ये क्या होता है, फिर उससे अगला पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, एक एक उसमें मैं मिससेलेनियस इशू बनाते रहूँगा। ठीक है, क्या क्या तुम्हारे सामने इशू आ सकते हैं। ठीक है, आज हमारा इशू एक कंप्लीट हुआ है, अगले क्लास में मैं दूसरा इशू बताने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं अलाउंसेस कराऊँगा। दोस्तों, अब तक हमने क्या देखा, अब तक अपनी वीडियो में हमने देखा बेसिक सैलरी के बारे में हम जान चुके हैं, फॉर्मेट में डीए के बारे में जान चुके हैं, कमीशन और बोनस। अगली क्लास में अलाउंसेस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, फिर परक्यूजिट, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट, फिर ग्रोथ सैलरी आ जाती है हमारी। और इसमें से हम 2 चीज़ घटा देते हैं, एक तो एंटरटेनमेंट की डिडक्शन मिलती है हमें, डिडक्शन का मतलब हमारा छूट मिल जाती है, और प्रोफेशनल टैक्स की छूट, उसमें से हम ये सब चीज़ घटा देंगे तो हमारा जो बाकी जो ये बचा ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम अंडर द हेड सैलरी चार्जेबल टू टैक्स, ये हमारी इनकम चार्जेबल हो जाएगी टैक्स के लिए। ठीक है, आगे में हम अलाउंसेस के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, और कुछ अभी मिससेलेनियस इशूज़ के अंदर और रह गए हैं, वो मैं बीच बीच में आपको कराता रहूँगा। ठीक है, जैसे जैसे आपके बात समझ में आ जाएगी वैसे वैसे हम मिससेलेनियस इशू करते